आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि पहले 2 टके की लोग मिसाल देते कि 2 टके की औकात नहीं है, आज वो 2 टका पाकिस्तान की करेंसी से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बंगाली पाकिस्तान से अलग हुए, बांग्लादेश के लोग कैसे पाकिस्तान से अलग हुए, ये पाकिस्तान ने उनको अलग किया या वो खुद अलग होना चाहते थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, शेयर करेगा ताकि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में और आने वाले वक्त के हालात के बारे में वीडियो मिल सके। चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। 2 टके की औरत, जिस टके का हम लोग मजाक उड़ाते थे वो पाकिस्तानी रुपये से कई गुना आगे निकल चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर कौन था? कुछ लोग कहेंगे भुट्टो साहब थे, कुछ लोग कहेंगे बेनज़ीर, कुछ लोग नवाज शरीफ का नाम लेंगे और बहुत से लोग ये कहेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनमें से कोई भी इतना पॉपुलर नहीं था जितना ये शख्स था। क्या आप पहचानते हैं इसको? शायद कुछ लोग फौरन पहचान गए हों। चले एक काम करता हूँ, आपको मैं इनकी एक छोटी सी स्पीच सुनाता हूँ, शायद उसको देख के आप इन्हें पहचान जाएं। বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। जी जनाब, एनी लक। लेकिन क्या मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा? मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर तरीन पॉलिटिकल लीडर की। लेकिन ये जो शख्स था ये तो अपनी तकरीर बंगाली जबान में कर रहा था। आखिर एक बंगाली पाकिस्तान में इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? चलें मिस्ट्री को ख़त्म करते हैं। ये हैं जनाब शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे और सरबराह थे अवामी लीग के। 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की 162 जनरल सीटों में से 160 सीटें अवामी लीग ने जीती। दिस इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में कभी किसी पार्टी को इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं मिली होगी। मैंने आपसे पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी का जिक्र किया ना, तो आप अंदाजा लगाएं कि भुट्टो साहब जो अपनी शोहरत की पीक पे थे, अवाम उनकी दीवानी थी। उन्होंने 1970 के इलेक्शन में 61,48,923 वोट लिए, जबकि शेख मुजीबुर रहमान के वोट थे 1,29,37,162, यानी कि भुट्टो साहब से 2 गुना से भी ज्यादा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत हौलनाक और दर्दनाक था। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। बंगालियों में नफरतें बढ़ती चली गईं, जो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, और बिल आखिर 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हुआ और एक नई नेशन का क्रिएशन हुआ, जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। आज की वीडियो में हम लोग ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख पर नजर डालेंगे, लेकिन बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि ये जो इशू है ना, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो सीरीज बननी चाहिए जो मैं फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमीज का, यानी कि मईशत का। जरा देखें तो सही कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होकर रुल गया या अपने लोगों के लिए एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाने में कामयाब हो गया। इस वीडियो में हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा, रेटरिक और बयानबाजी के बजाय नंबर्स होंगे, स्टैट्स होंगे और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी, ताकि हर चीज का फैसला आप लोग खुद कर सकें। तो दोस्तों, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्विच ऑन आवर रॉकेट शिप। थोड़ी सी तारीख से आगाज करते हैं ताकि आपको सारी कहानी सही तरह समझ आ सके। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज बर्रे सगीर से जाने लगा ना, तो उसके पास 2 ऑप्शंस थे। या तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया को छोड़ जाए या फिर हिंदुस्तान में से ही पाकिस्तान का कयाम करे। बिल आखिर डिसीजन उनका ये था कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होंगे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अब इस काम को करने के लिए उन्हें एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने की ज़रूरत थी ताकि 2 नेशन स्टेट्स को क्रिएट किया जा सके। लेकिन इसमें एक बड़ा ही अहम मसला था। सिचुएशन ये थी कि बलूचिस्तान, सिंध और फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ तो मुसलमान भरपूर मेजॉरिटी में थे। लेकिन 2 सूबे ऐसे थे जहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। पंजाब में मुसलमानों की तादाद थी 55.7% और बंगाल में थी 54.4%।
लिहाजा फैसला ये हुआ कि इन दोनों सूबों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा और कुछ इंडिया के पास, और ये काम सरअंजाम दिया सिरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए इसको रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। इस बाउंड्री लाइन की वजह से पाकिस्तान के दो हिस्से बने, एक बना वेस्ट पाकिस्तान जो आज का हमारा पाकिस्तान है, और एक यहाँ से तकरीबन 1500 मील दूर बना बंगाल प्रेसिडेंसी को तकसीम करके, जो कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। ये पहले दिन से ही एक अजीबो गरीब अरेंजमेंट थी जिसमें एक मुल्क का दूसरा हिस्सा उससे सैकड़ों मील दूर है। लेकिन दोस्तों ये तो था जोग्राफियाई फर्क, यानी कि जोग्राफिकल डिफरेंस। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ नजरियाती और कल्चरल डिफरेंसेस भी थे। अब इस बात को समझने के लिए भी मुझे आपको तारीख में लेके जाना पड़ेगा। देखें दोस्तों, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल को फतह किया। इस जंग में उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल और उनके जो फ्रेंच एलाइज थे उनको शिकस्त दी। सो जो बर्रे सगीर का ये एरिया था ना जहां पर बंगाल था, यहाँ पर बहुत पहले से ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आने लगा। वहाँ के लोगों को एक्सपोजर मिला, सिविल सर्विसेज का आगाज हुआ, प्रेस आई, रिसर्च हुई। इनफैक्ट कैलकाटा जो शहर था बंगाल का, वो 1911 तक ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल रहा। जबकि दूसरी तरफ जो करंट पाकिस्तान के सूबे हैं जैसे कि सिंध, पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंस, वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आए 1860s में, 70s में और 1880s में। लिहाजा जो बंगाल था ना, वो इन सब सूबों से तकरीबन 100 साल आगे था, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से और अपनी तालीम के हिसाब से। बंगाल के लोग काफ़ी मॉडर्न थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे और अपनी सोच के हिसाब से काफ़ी सेकुलर थे कंपेयर टू पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। यही वजह है कि जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो इस बात की क्लैरिटी ही नहीं थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी। यही वजह है कि अपने कयाम के 25 साल तक पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिकली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आईन ही नहीं बना सका। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे जिसकी वजह से मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में रंजिशें बढ़ती चली गईं, स्पेशली ज़बान को लेके। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई है ना, वो हुई है टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे, जो ये कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनके रस्म रिवाज अलग हैं, इनके रहन सहन के तरीके अलग हैं। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि टू नेशन थ्योरी ही पाकिस्तान के क़याम की वजह बनी। लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो हमें एक ऐसी ज़बान की ज़रूरत पड़ी जो सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सके, यूनाइटेड रख सके, कंसोलिडेटेड रख सके। क्योंकि पूरी दुनिया में जो कौमें बनती हैं, जो नेशन स्टेट्स बनती हैं, वो ज़्यादातर ज़बानों की बेसिस पे ही बनती हैं। मुस्लिम लीग का ये ख्याल था कि जो बंगाली ज़बान है उसके अंदर हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वो पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर सकती। इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फाइनली ये डिसाइड किया कि उर्दू ही हमारी कौमी ज़बान होगी, उर्दू ही हमारी शनाख्त बनेगी। ये बात उन्होंने एक दफ़ा नहीं बार बार दोहराई। that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. 21 मार्च 1948 में जब कायद आज़म ढाका यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने बड़ी ही अग्रेसिवली ये डिमांड की कि बंगाली को भी कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि उर्दू और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की मदर टंग होगी। ये जो ज़बान का मामला है ना दोस्तों, इसने बंगालियों के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पैदा की, नफ़रतें पैदा की। उनको लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है। यही वजह है कि उसके बाद बहुत से प्रोटेस्ट हुए, राइट्स हुए, बहुत सी पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली जो बंगाली ज़बान को एडवोकेट करती थी। यही वजह है कि 1954 में ये कानून पास हुआ कि बंगाली पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिस तरह अंग्रेज़ी थी। बट इट वॉज टू लेट बाय देन। बंगालियों के अंदर ये एहसास पैदा होना शुरू हो गया कि वो एक सेकेंड ग्रेड पाकिस्तानी सिटीज़न है। एक और बड़ा मसला दोनों विंग्स के दरमियान ये था कि ईस्ट पाकिस्तान कहता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो हमारा मुआशी इस्तेहसाल कर रहा है, वो हमारे साथ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कमाते हम हैं और खा ये जाते हैं। आबादी यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन वसाइल ट्रांसफ़र हो जाते हैं मगरबी पाकिस्तान को। बाय द वे दोस्तों, आप जानते हैं कि 63% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो ईस्ट पाकिस्तान में थी। अब कहने को तो हर ड्राइंग रूम में इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। आप लोगों ने भी बहुत दफ़ा सुना होगा कि जो मशरकी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान का तमाम टूट था। लेकिन इन सब बातों के पीछे फैक्ट्स क्या हैं, आज इसके ऊपर से भी पर्दा मैं उठा दूंगा।
उसके बाद आपको बिल्कुल ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बातें सही हैं या गलत। सो जनाब, सबसे पहले देखते हैं अपने पहले टेबल को। याद रखिए ये जो सारे नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद पब्लिश किए हैं। सो इसमें कोई बायसनेस, कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। ये जो टेबल है ये एक सिंपल कंपैरिजन है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, यानी कि पाकिस्तान के दोनों विंग्स कितना कमाते थे और कितना खर्च करते थे। तो कहानी शुरू हो रही है 1947 से और ये टेबल आपको लेके जाएगा 1954 तक। तो अगर आप वेस्ट पाकिस्तान का बैलेंस देखें तो हर साल वो नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू कम है और खर्चा ज़्यादा है। इसको देख के मेरे लिए सबसे पेनफुल और दर्दनाक बात यह है कि आज से 75 साल पहले भी वही सूरत हाल थी जो आज है। दूसरी तरफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टैट है, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हर साल ईस्ट पाकिस्तान पॉजिटिव में है, यानी कि आमदनी ज़्यादा है और खर्चे कम है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टेबल की तरफ। ये टेबल शो करता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि दोनों विंग्स का एक एवरेज शख्स कितने पैसे कमाता था। सो 1949-50 में वेस्ट पाकिस्तान का एक शहरी कमा रहा है 338 रुपए, जबकि ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 287 रुपए। सो इनका जो वेज गैप है वो है 51 रुपए। इसी तरह 1959 और 60 में एक वेस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 367 रुपए, जबकि दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 278 रुपए। आप देखें उससे 10 साल पहले वेज गैप था 51 और अब वो बढ़ के हो गया है 88। और आखिर में 1969 और 70 में एक वेस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 537 रुपए, जबकि ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 331 रुपए और अब वेज गैप हो चुका है 206 रुपए। यहीं से आपको डिस्क्रिमिनेशन समझ आ रही होगी। कमा वो ज्यादा रहे थे लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। ये जो ग्राफ है दोस्तों ये शो कर रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की हुकूमत, देखिए आप सबको पता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बांग्लादेश को बीट किया, उसको क्रॉस भी नहीं कर सकती, उससे मैच भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के नाम पे ऐसा दब्बा बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी तो है नहीं। क्योंकि अगर हम बांग्लादेश को देखें पाकिस्तान से अलग हुआ है, जैसे पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ वैसे सेम पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हम इंडिया के साथ रहें, वैसे बंगालियों को अलग कर दिया गया था पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने खुद बंगालियों को अलग किया, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब आप हिस्ट्री अब देखेंगे तो आपको कुछ चीजें जो ना पता चल जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के खुद के लोगों ने, पॉलिटिशियन ने, दूसरे लोगों ने पाकिस्तान से खुद को खुद से अलग कर दिया। मतलब पाकिस्तान भी था यार, वो भी बांग्लादेश में पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान ने खुद से पाकिस्तान को अलग किया और आज वो एक बांग्लादेश के नाम से है। शुरुआत के सालों में उनके लिए काफी मुश्किल का साल था, क्योंकि आप सबको पता है कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ एक तो वॉर हुई थी वहां पे सैलाब काफी ज्यादा आ जाते थे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहां पे डेवलपमेंट नहीं थी, तो जो भी बांग्लादेश के लोग वहां पे इन्वेस्ट करते थे वो सारा वेस्ट हो जाता था और बांग्लादेश से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती थी वो यहाँ के पाकिस्तान में लगती थी, वहां के बंगालियों या वहां के बांग्लादेश के ऊपर नहीं लगती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बंगालियों को हमने खुद से खुद को अलग कर दिया और बाद में हमने ये इल्जाम लगा दिया कि यार बांग्लादेश जो है ना हमसे अलग हो गया। नहीं, वही बांग्लादेश के लोगों को हमने खुद से अलग किया है। आज अगर हम बांग्लादेश की इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान तो यार उस लाइन में भी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो है भी नहीं यार। हम वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान की तो इकोनॉमी है भी नहीं। अब आप सबको पता है कि किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, क्या हालात थे बांग्लादेश के। आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान से इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अगर उसको कम्पीट कर सकता है या उसकी लेवल तक जाने की भी बात करेगा तो कम से कम पाकिस्तान को 10 से 15 साल लगेंगे खाली अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने में, पाकिस्तान के अपने लोगों को सहूलियत देने के लिए। पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान में आवाम में सहूलियत नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो प्रॉपर काम करेगी तो उनको सहूलियत अगर वो आवाम को देगी तो आवाम खुश होगी, तब इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी। बाहर से जो है ना इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ही रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्सेस जनरेट होंगे तो पाकिस्तान की रेवेन्यू आगे बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान इस टाइम पे बांग्लादेश की इकोनॉमी को बीट भी करना चाहेगा तो कम से कम 15 साल तो पाकिस्तान को लगेंगे अगर कोई सही प्राइम मिनिस्टर या सही बंदा पाकिस्तान को मिला, वरना मुश्किल है कि भाई पाकिस्तान को कोई भी इस तरीके से बनाए। बट बांग्लादेश के ऊपर जो बात थी यार, तो यार हमने खुद उनको अलग किया है, उनके ऊपर नाम डालते हैं और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि यार अब पाकिस्तान से अलग हुए। तो यार बंगाली जो थे वो उन्होंने ही पाकिस्तान आजाद करके दिया था, आज हमने उनको अलग कर दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हम ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करने वाले और आज हमारे पास इंडियन मीडिया की एक वीडियो आई है जिसने पूरे डिटेल के साथ ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करें और ये ग्रेटर नेपाल किस तरीके से नेपाल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आइए इंडियन मीडिया की वीडियो को देखते हैं।
देखते हैं। वीडियो आप लोगों ने देख ली, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा था ग्रेटर नेपाल के बारे में। इंडियन मीडिया इस टाइम क्या बात कर रहा है, वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आपको पता चल चुका होगा कि इंडिया के मैप के बदले नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का मैप निकाला था। और ये नेपाल ने इसी वजह से निकाला था क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में ताल्लुकात वैसे ही काफी खराब है, तो ग्रेटर नेपाल का मैप निकलना तो इजी सी बात थी। और ये बात ऐसी थी कि भाई ग्रेटर नेपाल का मैप जो है वो अभी से नहीं, वो काफी टाइम से आता था। अब आप सबको पता है कि यार 2020 में और 2019 में भी नेपाल के काफी हालात खराब थे इंडिया के साथ। 21 और 22 में हम ये कह सकते हैं कि 21 का शांत का साल समझ सकते हैं कि 21 में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई जितनी 22 के अंदर स्टार्ट हुई और फिर 23 के अंदर स्टार्ट हुई, 2023 के अंदर। तो 2021 काफी शांत साल था। उससे पहले 2 साल 19 और 20 जो थे, तब भी ग्रेटर नेपाल का मैप निकल के आया था और तब भी इसके बारे में बात की जा रही थी इंटरनेशनल तौर पर भी और नेशनल तौर पर भी। तो ये काफी अच्छी बात थी नेपाल के लोगों के लिए जो इसकी मांग कर रहे थे। बट मसला तब हुआ जब इंडिया ने नेपाल को धमकियां देना स्टार्ट कर दी कि हम आपका पेट्रोल बंद कर देंगे, हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे, तो आपके साथ ये मसला हो जाएगा, आपके साथ वो मसला हो जाएगा। इस चीज को लेके इंडिया नेपाल के बीच में काफी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और इसी चीज के लेके इंडिया नेपाल में काफी मसले वो स्टार्ट हो गए। इंडिया नेपाल में आप सबको पता है कि किस तरीके से ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की जाती है और किस तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर बातें उछलते। अब यहाँ पे जो मसला है इस टाइम पे इंडिया बीच में हुआ है, तो वो सिर्फ मैप की वजह से था। तो बालिन शाह ने जब मैप निकाला तो तब उनके ऊपर बातें बहुत की गई और तब इनको बहुत सुनाया गया क्योंकि वो एक ऐसे मेयर है नेपाल काठमांडू सिटी के, जो एक रैपर है, जो एक स्टाइलिश बंदा है, जो अपनी यूथ की सुनता है। काफी सारे ऐसे मसले थे जो काठमांडू सिटी के अंदर थे, जो है वो मेयर बालिन शाह ने इजी कर दिए और जिसकी वजह से काठमांडू सिटी में स्पेशली लोग उनको एक एज अ पीएम देखते हैं और एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल समझते हैं। तो ये भी बात उनके लिए काफी जबरदस्त है जिस तरीके से नेपाल के लोग उनको पसंद करते हैं। तो ओवरऑल हम इस टाइम पे देखें तो नेपाल का मीडिया भी और साथ में इंडियन मीडिया भी इसको कवर करता जा रहा है और वो यही बात कर रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल जो है वो एक हुआ करता था एक टाइम पे, बट कई मीडिया न्यूज चैनल्स जो इस चीज को नहीं मानते। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब